अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सर्किट सिंबल्स। एक्चुअली जो सर्किट सिंबल्स है इसका रोल तुम्हें दिखेगा जब हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम। तो वहां पे तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ पे हमें सेल या बोले तो बैटरी अटैच करनी है, किस तरीके से एमीटर अटैच करना है, किस तरीके से रेजिस्टेंस अटैच करना है। तो हमें पहले ये तो पता चले कि भाई सिंबल क्या होता है। क्लियर है? अभी तुम्हारे लिए चैप्टर बिल्कुल नया है, तुम्हें यही नहीं पता रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है। ठीक है, उसका सिंबल क्या होगा, बल्ब का सिंबल क्या होगा, क्योंकि हम अपनी नोटबुक में तो बल्ब नहीं बना सकते ना सिंपल। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या है कुछ सिंबल यूज करेंगे। क्लियर है? अपने डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में बैटरी थोड़ी उठा के रख देंगे जैसे बैटरी होती है, तो उसकी जगह एक अल्टरनेटिव सिंबल यूज करेंगे कि उस सिंबल से हमें समझ आ जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला सिंबल है वो सेल है। ये मैंने अपने जो पहले लेक्चर है उनमें भी समझा हुआ है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के कंपैरिजन में डायग्राम में छोटा बनाते हैं, स्मॉल होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये एक सेल है, मैं इसी तरीके से तो बना हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इस नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये एक दूसरा सेल है, तुम ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अगर हम एक से ज्यादा सेल को अटैच कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। डायग्राम ये मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैटरी नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है? तो ऐसे नहीं बैटरी सेल अटैच होते, सेल अटैच होगा यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इधर कौन सा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर ये नेगेटिव। क्लियर है? तो ये हमारा सिंबल किसका है, सेकंड वाला, बैटरी का। थर्ड पे आते हैं अब वायर ज्वाइंट। अब वायर ज्वाइंट का मतलब क्या है, एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ। मान लो ये एक वायर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस वायर में यहाँ से मैं एक वायर को ऐड कर दूं। तुमने घर पे भी देखा होगा, इस तरीके से एक वायर लाइन जारी होती है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, एक वायर नीचे ले रहे हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उसकी तरफ हम एक वायर ले रहे हैं। क्लियर है? ये एक वायर है और एक ये वायर है, तो इसको हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम दो वायर एक साथ जोड़ते हैं तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, टी की तरीके से, और इसको बोलते हैं वायर ज्वाइंट। एक वायर ये हो गई, और यहाँ पे ध्यान दो, ये दूसरी वायर यहाँ से हमने कनेक्ट कर दी। क्लियर हुआ? फोर्थ क्या है, वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अब मानो ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है, तुम देख रहे हो ये वायर जस्ट इसके पीछे है। क्लियर है? टच नहीं हो रही है। अब मैं ले आऊंगा तो ये टच हो गई, ऐसे ले जा रहा हूं तो ये एक दूसरे से टच नहीं हो रही है। इसी तरीके से ये यहाँ पे टच नहीं हो रही है, देखो पीछे से जा रही है, और आगे ले आऊंगा तो ये टच हो जाएगी। अब यहाँ तो समझ आ रहा है हमें, क्योंकि हम वीडियो देख रहे हैं एक तरीके से। क्लियर है कि भाई ये एक वायर है, ये एक वायर है, टच नहीं हो रही है इससे। लेकिन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, अगर तुम इसी को डायग्राम में बनाओगे तो तुम्हें लगेगा जैसे टच हो रही है इस तरीके से। तो उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं इस तरीके से। यानी ये जो वायर पीछे से जा रही है, या तुम आगे से समझो ये कैसी है, इससे टच नहीं हो रही है। क्लियर है? दोबारा समझाता हूँ मैं, एक ये वायर है और एक ये दूसरी वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अभी टच नहीं हो रही। क्लियर है? तो अगर इसको हमें नोटबुक में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से सिंबल बना के दिखाएंगे। क्लियर है? जब दो वायर आपस में टच ना कर रही हो। ठीक है, एक पीछे से जा रही है और एक आगे से। फिफ्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, हर डायग्राम में दिखाई देगा। ये क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस हो कुछ ना कुछ। ठीक है, अब वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, वायर के कंपैरिजन में हाई होता है। क्लियर है? और थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ, देखो हमारे घर में अगर हमें एक बल्ब लगाना है, ठीक है,
तो बल्ब को हम कैसे लगाएंगे, बल्ब में एक होल्डर लगाएंगे और होल्डर किससे कनेक्ट होगा, एक वायर से, ठीक है, जो कि हमारे कहां तक जा रहा होगा, बोर्ड तक जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड तक। तो वो जो वायर है जो बोर्ड से तुम्हारे बल्ब के होल्डर तक जा रहा है, ठीक है, उसको तो हम सिंपल एक लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिंग वायर, क्योंकि वो करंट को कंडक्ट करा रहा होगा, पास करा रहा होगा, क्लियर है, उसका रेजिस्टेंस भी है लेकिन उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तभी हम उसे करंट के फ्लो के लिए यूज कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट इजिली पास नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो हमें यहाँ पे दो चीज को ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग वायर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा कंपैरेटिवली टू रजिस्टर। और रजिस्टर क्या है, कोई भी अप्लायंसेस, बल्ब हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, फैन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी जो तुम कनेक्ट कर रहे हो। तो अब हम टेलीविजन थोड़ी बना देंगे, टीवी थोड़ी बनाएंगे अपने डायग्राम में, या फिर अगर हमें ओवन कनेक्ट करके दिखाना है कि भाई एक कनेक्शन में ओवन है, फिर रेफ्रिजरेटर है, फिर वॉशिंग मशीन है, तो उसका थोड़ी बनाएंगे हम डायग्राम। तो वहां पे हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं रजिस्टर। समझ आया? रजिस्टर किसे बोलते हैं, जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, यदि कोई भी अप्लायंस है उसको हम इसी तरीके से अब अपने डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टर। दूसरा इसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल वे में, क्योंकि रेजिस्टर का हम मानते हैं कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, एक कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होगा। फिर एमीटर, ए से शुरू हो रहा है इसलिए इसका सिंबल कुछ इस तरीके से, आगे वाले लेक्चर में मैं तुम्हें समझाऊंगा एमीटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, अभी मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ वो समझो। जो एमीटर है उसका रोल क्या है, वो मेजर करता है करंट कितना है, ध्यान देना, क्या मेजर करता है कि सर्किट में करंट कितना है, यानी जब उससे करंट पास होगा तो एमीटर में रीडिंग आएगी, क्लियर है, ऐसे समझो, एक मीटर है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे और ये निडल हो गई। तो जब उसमें से करंट पास होगा किसी वायर में से और वहां पे हमने क्या कनेक्ट कर रखा होगा, एमीटर, तो ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मान लो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे नंबर क्या लिखा हुआ है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि करंट कितना है, ठीक है, समझ रहे हो, किसी भी सर्किट में करंट कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर। अब एमीटर में प्लस माइनस क्यों है, दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा एक सेल हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो एक रेजिस्टेंस है तुम्हारा, रेजिस्टर है, क्लियर है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये क्या हो गया तुम्हारा, एक रेजिस्टर हो गया। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट करोगे, सपोज करो यहाँ पे तुमने कनेक्ट किया हुआ है एमीटर, ए लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ए है ये, क्लियर है। अब ध्यान दो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड है, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एमीटर से इस साइड से, तो ये पॉजिटिव लिख दोगे यहाँ पे, ये नेगेटिव वाला इधर कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये जो प्लस माइनस साइन है ये तुम देखोगे बैटरी और सेल के हिसाब से। सपोज करो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, जो सेल है उसके टर्मिनल चेंज कर दिए हमने, इधर पॉजिटिव आ गया, तो अब इधर क्या लिख दोगे तुम, पॉजिटिव प्लस और इधर माइनस, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये यहाँ पे जाके एमीटर के पॉजिटिव एमीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला एंड हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाले एंड से बेड सेल के कनेक्ट है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो हमारा सेवंथ यहाँ पे तुम सिंबल देख रहे हो वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करने का, ठीक है, वो मेजर करेगा कि किसी सर्किट में कितनी वोल्टेज है।
ठीक है, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट कितना है, और वोल्ट मीटर मेजर करता है कितनी वोल्टेज है, यानी कितना पोटेंशियल है। समझ रहे हो। उसी तरीके से प्लस माइनस है, कंसीडर करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के किस टर्मिनल से अटैच है, सेल या फिर बैटरी। ये भी मैंने तुम्हें समझाया। ये क्या है, एक मिनट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये छूट गया। इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो जाए, वेरी करे, ठीक है, यानी कि फिक्स ना। तो क्या होता है देखो, रियोस्टेट तुम अगर अपने फिजिक्स लैब में जाओगे तो वहां पे देखोगे एक बॉक्स टाइप होता है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे होते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर रहे होते हैं। क्लियर है। मानो तुम्हारे पास एक बल्ब है, तो वो जो बल्ब मार्केट से तुम लेके आए उसका एक रेजिस्टेंस फिक्स है, तुम घर पे बैठ के उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, जो उसका रेजिस्टेंस है वो फिक्स हो चुका है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम या तो गूगल सर्च करना, वहां पे तुम्हें इमेज मिल जाएगी, ठीक है, और वरना अपने फिजिक्स लैब में जाना, वहां पे तुम्हें पक्का रखा हुआ मिलेगा रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, अगर हमें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करना होता है, मानो पहले कितना था, 3 ओम था, कितना 3 ओम, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि करंट कितना होगा सर्किट में जब रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा अप्लायंस उठा के लाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो। फिर मैंने सोचा 4 ओम, तो मैंने फिर क्या करा, दूसरा रेजिस्टेंस लाया जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, 4 ओम। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे सपोज करो कि बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, सपोज कर लो, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो कि मुझे करंट देखना है सर्किट में, अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज कर दूं, तुम्हें पता है जो करंट है वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे, V पे, पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तुम पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हो, डिक्रीज करते हो, तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन करंट का। अगर ये नीचे लिखा है तो हम इसको पढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो करंट है या हम बोले रेजिस्टेंस है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, हम बोल सकते हैं करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, उल्टा अगर मैं बोल दूं कि रेजिस्टेंस हम डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनमें। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर आई इंक्रीज कर रहे हैं या हम बोले वी इंक्रीज कर रहे हैं तो आई भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर देखना चाह रहे हैं किसी सर्किट में कि भाई 3 ओम है, हमने 3 ओम का एक बल्ब लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम था, ठीक है, फिर हमने देखा करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो एमीटर कनेक्ट किया होगा तो एमीटर में रीडिंग आ जाएगी। फिर हमने सोचा कोई और बल्ब लाते हैं जिसका 2 ओम हो रेजिस्टेंस, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा 2 ओम का बल्ब उठा के लाना पड़ेगा, घर में रखा है मार्केट से, ठीक है, जहां से भी अरेंज करेंगे। फिर हमने सोचा, फिर हमने क्या देखा, उसमें करंट देखा, करंट नोट डाउन कर लिया मीटर में कि भाई जो करंट है इतना हो गया। ठीक है, तुमने 3 ओम से 2 ओम पे लाए, यानी कि रेजिस्टेंस को कम किया है, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस कम, करंट इंक्रीज, तो तुम्हें एमीटर में जो पहले वैल्यू आ रही थी वो बढ़ के मिलेगी जब तुमने 3 ओम की जगह 2 ओम रेजिस्टर यूज किया। तुमने सोचा अब एक काम करता हूँ 1 ओम यूज करता हूँ, तो तुम गए, तुम दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब लेके आए जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम था, तुम्हें मालूम था। ठीक है, तो जब 1 ओम रेजिस्टेंस पर यानी रेजिस्टेंस तुमने डिक्रीज करा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हें एमीटर में करंट की वैल्यू कुछ ज्यादा दिखाई देगी जो पहले दो केस है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि भाई हमें बार बार अगर रेजिस्टेंस चेंज करना है, वैल्यू देखनी है करंट की, तो हमें अलग अलग रजिस्टर उठा के लाने पड़ रहे हैं, अलग अलग बल्ब ला रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। उससे अच्छा क्या होगा कि हमारे पास एक ही अप्लायंस है और उसका हम रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सके, तो वो ही एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं रियोस्टेट।
तो रियोस्टेट में क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसके दोनों सिंबल हैं, तुम ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। ठीक है, समझ आ गया? आए यहां तक समझ? दूसरा देखो, ज्यादा टेंशन मत लो, हमारे उसमें तुम्हें कहीं पे एक दो जगह शायद मिल जाए किसी डायग्राम में, वरना इसका यूज ऐसा खास है नहीं। समझ रहे हो? आगे देखते हैं, इसको उतार लेना, ठीक है, नोट डाउन करते रहना, नोट्स बनाओ अपने पूरे कंप्लीट। फिर ये क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं एन ओपन स्विच। क्लियर है? जैसे हमारे घर में स्विच होता है, हम उसको ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो उसी स्विच का जो सिंबल है वो हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन ओपन स्विच, और ये नीचे क्या लिखा है ब्रैकेट में, पढ़ देता हूँ, ओपन प्लग की। तो जो स्विच है उसको हम की भी बोलते हैं। क्लियर है? इस तरीके से तुम दिखा सकते हो स्विच, ठीक है, इसको हम स्विच बोलते हैं या फिर की भी बोलते हैं। ठीक है, तुम ध्यान दो, यहाँ पे स्विच ओपन होने का क्या मतलब है कि जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका है। सपोज करो यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट यहाँ पे जाएगा, क्या आगे बढ़ पाएगा करंट? भाई यहाँ से थोड़ी जंप करेगा करंट, हवा में थोड़ी ट्रेवल करेगा। तो यानी कि ओपन हो गया स्विच। स्विच ओपन होने का मतलब है यहाँ पे कि सर्किट जो है वो हमारा इनकम्प्लीट है, कोई भी अप्लायंस नहीं चल पाएगा। सपोज करो तुमने बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब क्या है, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है। या तुम बोल सकते हो जो की है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, ओपन प्लग की। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, तुम्हें ऐसा सिंबल दिखाई देता है तो तुम क्या बोलोगे, सर्किट कंप्लीट है, यानी कि यहाँ से करंट जो आएगा वो आगे पास हो जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ से होता हुआ। अगर तुम्हें ये सिंबल नहीं बनाना तो तुम ऐसे बना सकते हो। फर्क क्या है इसमें और इसमें, देखो यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज स्विच या फिर क्लोज की। तो अगर क्लोज है तो हमारा सर्किट कंप्लीट है, यानी जो भी हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है, अप्लायंस लगाया हुआ है, वो वर्क करेगा। फिर यहाँ पे लास्ट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंबल होता है बल्ब का, तो हम बल्ब को ऐसे दिखा देते हैं, और दूसरा तरीका है इस तरीके से। समझ आ रहा है? तो ये कुछ हमारे सिंबल है जो हमें पता होने चाहिए और जिनका हम आगे यूज करेंगे सर्किट डायग्राम में। तुम्हें एक सर्किट डायग्राम दे दिया जाएगा तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो सिंबल बने हुए हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो इनको बना लेना। अगर ये तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, 11th के नीचे इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन प्लग की। क्लियर हुआ? इसको लिख लो और इन सबको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये आगे यूज में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट डायग्राम के लिए ही हमने अभी क्या समझे थे, सर्किट सिंबल समझे थे कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक बार इसको देखो, लिख लो, फिर मैं तुमको इसको समझाता हूँ। इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो तुम्हें बताना पड़ेगा पहले सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the components। वो डायग्राम, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। और तुम घर पे भी देखोगे तो तुम्हारे घर पे सिंपल एक वायर तो नहीं होगी, ठीक है, उस वायर में तुमने एक बल्ब भी लगा रखा होगा, अप्लायंस भी लगा रखा होगा जिसको हम रेजिस्टर बोल रहे हैं, उसमें तुमने स्विच भी लगाया होगा, और उसको एक करंट भी मिल रहा है।
जो कि डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सोर्स हमेशा क्या, एक सेल या फिर बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोर्स भी दिखा रहे हैं कहाँ से करंट मिलेगा, तो वो सेल हो गया। ध्यान देना, ये सेल है। अगर बैटरी बनानी है तो एक और सेल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, एक या एक से ज्यादा, 3 भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, ये सेल हो गया। एमीटर, एमीटर क्या होता है, जो करंट दिखाएगा, कितना करंट है, करंट को मेजर करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, इसको इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ठीक है, तो ये एमीटर हो गया, रेजिस्टर हो गया। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये देखता है, मेजर करता है कितना पोटेंशियल है, कितना वोल्टेज है। ठीक है, सर्किट में। और ये क्या है, स्विच। ध्यान दो, ये जो स्विच है ये अभी कैसा है, जो ये स्विच है ये अभी क्लोज नहीं है, ओपन है। ठीक है, ध्यान दो, पीछे जो डायग्राम है अभी मैंने तुम्हें दिखाया, बनवाए थे, उनमें ध्यान दो, ये कैसा है, ये एक ओपन स्विच है। तो अगर ये ओपन स्विच है तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर है वो काम कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। तो इन्हें जानबूझ के अभी यहाँ पे इसी तरीके से दिखाया है ताकि तुम्हें ध्यान रहे, स्विच को हमेशा यहाँ पे इस तरीके से बनाओगे। क्लियर है? सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है यहाँ पे ये हटा हुआ है और पूछ लेता है जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट है, यानी कि तुमसे पूछ ले जो अप्लायंस है, रजिस्टर है, क्या वो वर्क कर रहा होगा, तो तुम क्या लिखोगे, नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्विच यहाँ पे ओपन है। तो स्विच कैसा होना चाहिए, या फिर हम की भी बोल सकते हैं इसे, क्लोज होना चाहिए। फिर ये क्या है, ये एक वायर है। अब एरो क्यों बनाए हुए हैं, एरो रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसा होता है वो करंट कहाँ पे आ जाएगा, वापस नेगेटिव टर्मिनल। और ये कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा और ये जो भी रेजिस्टर है ये अपना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सब कुछ इसमें नहीं बनाना होता। तुम सोच रहे होंगे कि भाई रियोस्टेट भी तो समझा था, वो नहीं है इसमें, बल्ब नहीं है। ठीक है, तो बल्ब की जगह तो हमने रेजिस्टर यूज कर लिया है ना, बल्ब का एक पर्टिकुलर सिंबल है हमारे पास, लेकिन अब बल्ब की जगह भी रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अप्लायंस की जगह हम रजिस्टर यूज कर सकते हैं। रजिस्टर कुछ इस तरीके से बनता है एग्जैक्ट वे में। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये फिक्स नंबर होंगे इस तरीके से, कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे बस बनाते चले जाओ जितनी बार तुम्हारा मन करे। तो ये क्या हो गया, रजिस्टर। तो ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हुआ है और इसको पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको अच्छे से तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना। कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट में होंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इनिशियली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज V। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, तुम पूरा लिखोगे। तो कह रहा है कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। ठीक है, if potential difference becomes double the initial potential difference, जो पोटेंशियल डिफरेंस पहले था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अब हम डबल करें, मानो एक सेल लगाया हुआ था हमने 6 वोल्ट का, अब हम कह रहे हैं उस सेल को हटा के ना चेंज, क्योंकि सेल ही तो उसको पोटेंशियल दे रहा होगा, वोल्टेज दे रहा होगा। ठीक है, कितना, हम कह रहे हैं 6 वोल्ट। तो मैंने कहा इस सेल की जगह आप क्या करो, एक बड़ा दूसरा सेल लगा दो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बैटरी लगा दो, दो सेम सेल कनेक्ट कर दो 6 वोल्ट के। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डबल हो गया। जहां पे पहले 6 था तो अब कितना हो गया, 12 हो गया। तो पोटेंशियल को डबल किया गया। देन व्हाट चेंज वी विल गेट ऑन करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो क्या चेंज हमें दिखाई देगा करंट पे जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सॉल्यूशन देखना है इसका। हमें पता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो भाई ये एक बात समझो, जितना मैं इसको इंक्रीज करूंगा उतना ही करंट भी इंक्रीज होगा, या जितना इसको हम डिक्रीज करेंगे उतना ही करंट भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करा है तो करंट भी कितना हो जाएगा, डबल। क्लियर है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ है तो करंट भी जो फ्लो हो रहा होगा यहाँ पे जब हमने चेंज करा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी कितना हो जाएगा, डबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तुम सॉल्यूशन में इसको ऐसे दिखा दोगे, वी नो दैट। ठीक है, क्या जानते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। कैसे पता चला हमें, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है मैं बोल देता हूँ, देन if we double the potential difference then current will also double। ठीक है, if we double the potential difference then current will also becomes double। तो इस तरीके से तुम लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, यही बना देता हूँ। सपोज करो जो पहले था v पोटेंशियल डिफरेंस वो v था। ठीक है, अब कितना दे दिया हमने, केस वन मान लो इनिशियली v था। ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्वेश्चन बना लेना खुद से। पहले पोटेंशियल डिफरेंस v था, अब हम कह रहे हैं हाफ हो गया v/2। तो पूछ रहे हैं कि भाई अगर करंट पहले I था और यहाँ पे हम I डैश मान लेते हैं नया करंट, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये हमने पढ़ा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। जिस हिसाब से V चेंज होगा उसी हिसाब से I भी चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखो इन वाले क्वेश्चन में मान के चल रहे हैं हमने रेजिस्टेंस सेम रखा हुआ है, रेजिस्टेंस को ना हमने कम किया ना ही ज्यादा किया हुआ है। क्लियर है, सिर्फ हम चेंज किस में ला रहे हैं, V में, पोटेंशियल डिफरेंस। पूछ किस पे रहे हैं, करंट पे, कि करंट पे क्या चेंज आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने रेजिस्टेंस को सेम ही रखा हुआ है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई डैश मतलब अब नए वाला करंट, जो करंट बना है, तो कितना होगा, 2i। आई जो पहले था यानी डबल हो गया पहले वाले। ठीक है, जो नया करंट है वो कितना होगा, डबल, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस करंट। ठीक है, प्रीवियस करंट मतलब जब पोटेंशियल V था, जो फ्लो हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, इसको उतारो, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि सेल या बैटरी उसको हमने चेंज नहीं करा, वो यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। पहले केस में रेजिस्टेंस क्या था, R। सेकंड वाले केस में हमने रेजिस्टेंस को चेंज करके 2R कर दिया। समझ रहे हो, पहले अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस R था या किसी भी रेजिस्टर का, अप्लायंस का, अब हमने उसको डबल कर दिया 2R। उसको वहां से हटाया, उसकी जगह कोई दूसरा डाल दिया जिसका रेजिस्टेंस डबल है। तो यहाँ पे पहले वाले केस में जो करंट था, सपोज करो वो I है, कितना है, I। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे करंट, जो अब यहाँ पे करंट होगा वो कितना होगा, नया करंट कितना होगा। ये बताओ पहले, क्या करंट पे कोई फर्क पड़ा होगा रेजिस्टेंस चेंज होने पे। देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हमने पढ़ा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के रेजिस्टेंस से। तो ये तो कांस्टेंट ही रखा, यानी यहाँ पे इसका तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं पोटेंशियल डिफरेंस का। हमें सिर्फ इस पे देखना है, अगर रेजिस्टेंस को मैं कम कर देता हूं तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और इसका उल्टा अगर मैं रेजिस्टेंस
इंक्रीज कर देता हूं तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, डबल हुआ है, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका जो आंसर है, जो करंट पहले आई था वो कितना हो जाएगा, आई बाय, आ नहीं रहा है यहाँ पे, कितना लिख रहा हूँ, आई डैश इज इक्वल्स टू आई बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको देख लेना अच्छे से, डाल लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कुछ रीजंस हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो, तुम कहोगे कि अपने वहां पे पढ़ा था हम फ्लो में, जो आर है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट है तो फिर चेंज कैसे हो रही है, समझ रहे हो? ये सपोज करो मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है, मैं इस वायर को यहाँ पे रख देता हूँ, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज थोड़ी हुआ, वो सेम ही रहेगा। तो फिर चेंज कब होगा, अगर इसी वायर को मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, अब मेरे पास जो पहले वायर ये थी, अब मेरे पास ये होगी, तो वायर को इंक्रीज करने पे मुझे उसका रेजिस्टेंस चेंज मिलेगा, उस बड़ी वायर का। समझ रहे हो? जब तक ये शेप साइज की थी, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ, कहीं पे भी ले जाऊँ, रेजिस्टेंस इसका भी सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस वायर को, इसका रेजिस्टेंस चेंज करना है, तो मैं पहला काम क्या कर सकता हूँ, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूँ। ठीक है, इसको लंबा कर दिया जाए। तो अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये पहले वायर थी, इसकी लेंथ बढ़ा दी मैंने, तो अब जो ये पूरी एक वायर है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो समझने के लिए कैसे समझो। पहले ये एक रोड थी, ठीक है, एक रोड थी, तुम्हें यहाँ से पास होना है, तुम गए, पास हो गए। ठीक है, कुछ तुम्हें इसमें हिंड्रेंस मिलेंगी, ठीक है, रुकावट मिलेंगी, रोड पे जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें रुकावट मिलेंगी। तो मानो तुम यहाँ से चले थे अपने घर से और 5 मिनट बाद यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उस रोड को बड़ा कर दिया। तो इस रोड को क्या करा, बड़ा कर दिया हमने। तो अब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये बताओ तुम्हें रुकावट ज्यादा मिलेंगी ना, जो यहाँ पे थी वो तो है ही पहले की तरह। अब तुम आगे, तुम्हें एक तो ज्यादा जाना है, तो यहाँ वाली भी अब तुम्हें हिंड्रेंस मिलेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तुम एक छोटे डिस्टेंस तक जा रहे हो और जो रोड है उसमें सेम रेजिस्टेंस है, सेम हिंड्रेंस है, सेम रुकावट है। ठीक है, मानो तुम्हें एक रोड पे इधर इधर जब तुम जा रहे हो, बीच में से जा रहे हो, तुम्हें ऐसे 3 गाड़ियां मिलती हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो तुम्हें कम डिस्टेंस जाना है, तो तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस भी अब कम रहा है। लेकिन तुम क्या बोलोगे कि हाँ मुझे 6 कार मिली बीच में, अब तुम्हें और डबल जाना है, आगे थोड़ा और आगे जाना है, तो तुम्हें कार ज्यादा मिलेंगी, यानी हिंड्रेंस तुम्हारा बढ़ गया जैसे तुम लेंथ बढ़ाओगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, अगला क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, देखो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये मार्कर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। इसको मैं यहाँ से कट करूं, ऐसे दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करूं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इसका क्रॉस सेक्शन यही मिलेगा तुम्हें, यानी इसकी जो तुम्हें थिकनेस है सेम मिलेगी, इसे ही बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
माने तुम्हारे पास टनल है, रोड है, कुछ भी मानो, तुम इससे जा रहे हो। अब तुमने क्या करा, थिकनेस इंक्रीज कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। अब तुम्हारे लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये पूरा हो गया। ठीक है, समझ रहे हो क्या हुआ, जो एरिया है वो बढ़ गया है। अब क्या है, वायर वही है सेम, तुम्हें 3 कार मिलती हैं बीच में। ठीक है, अब तुम्हें क्या मिल रही है, तुमने एरिया बढ़ा दिया, समझ रहे हो, तुमने क्या करा, एरिया इंक्रीज कर दिया, थिकनेस इंक्रीज कर दी, तो तुम्हारे लिए अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ सोच के देखो, एक तुम्हारे घर के बाहर एक रोड है, ठीक है, ट्रैफिक रोज का सेम ही है, अब उस रोड को डबल कर दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा उससे चलना। समझ पा रहे हो, तो इसी तरीके से ये मैं तुम्हें याद करने के लिए, जिससे तुम्हें इजीली समझ आ जाए, इसलिए बता रहा हूँ मैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम थिकनेस इंक्रीज करते हो किसी वायर की, तो वहां पे क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 चीज पढ़ी है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ अगर तुम इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी वही बढ़ेगा। अगर तुम थिकनेस इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ए इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ थिक वायर हैज अ लेस रेजिस्टेंस। एक थिक वायर है, अभी ये दिखाई दी, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा इन कंपेयर टू थिन वायर, थिन वायर के कंपैरिजन में, ऑफ सेम लेंथ। अब ऐसे नहीं कर सकते, तुम कह रहे हो कि जी ये है मेरे पास, ठीक है, ये थिक वायर है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तुमने क्या कहा कि देखो यही वायर मैं रखता हूँ, ठीक है अभी भी, और इसका क्या किया हमने, लेंथ बढ़ा दी, तो भाई इसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो, तो अगर मेरे पास 2 वायर हैं, एक ये वाली, ठीक है, ये थिन है और ये समझो थिक है, इनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि अगर तुम इसकी लेंथ इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि तुमने बहुत ज्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, तुमने काफी लेंथ इंक्रीज कर दी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो समझना, ये जो वायर है इसकी जो थिकनेस है वो कम है, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, कम है, लेंथ इसकी है। मैंने सेम वायर ली जिसकी लेंथ क्या है, सेम, लेकिन इसको मान के चलो ये थिक है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, थिन है, और इसको हम सपोज कर रहे हैं थिक है, लेंथ क्या है, सेम। ठीक है, तो भाई खुद बताओ किसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिक वाले का, इसका, क्योंकि ये थिक है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कम, क्लियर है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, क्योंकि थिक था। अब तुमने क्या कहा, इसकी लेंथ बढ़ाते चले गए, तुमने कहा इसको और बड़ा कर लो और बड़ा कर लो, ठीक है, तुमने और इसकी लेंथ बढ़ाते चले गए, और एक टाइम पे क्या हुआ, अब इसका रेजिस्टेंस अगर लेंथ बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तुमने कहा कि अब इसकी लेंथ बढ़ा दी हमने, थिकनेस वही रखी, कि मोटे वाली वायर थी, लेंथ बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, इसका रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो अब तुम ये नहीं कह सकते, देखो सर ये तो थिन है और ये थिक है, और थिक वाली का देखो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, तुमने लेंथ भी तो बढ़ा दी ना। अब तुम लेंथ बढ़ाए जा रहे, तुमने एक बड़ी वायर ले ली और उस छोटी वायर से कंपेयर करते हो, समझ आई ये वाली बात। तो हम ये बोल रहे हैं, एक थिक वायर और एक थिन वायर, जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, और सेम ही मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल क्यों, अगला पॉइंट यही है, वो समझते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब इसको रहने दो, ऐसे समझते हैं, ये वायर है कॉपर की, ये ब्लैक वाली वायर है सिल्वर की, ठीक है, सेम लेंथ है, सेम थिकनेस है, सब कुछ सेम है, ठीक है, लेंथ भी सेम है, क्लियर है, और इसका थिकनेस भी सेम है, दोनों बराबर की हमने थिकनेस ली है। तो क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, हर मटेरियल का अलग अलग अपना रेजिस्टेंस होता है, उसके यानी नेचर पे डिपेंड रहता है। तभी तो हम वायर यूज कर रहे होते हैं कॉपर की, ठीक है, और वो हमें कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर एक अच्छी वायर है कंडक्शन के लिए, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या हमें कम कॉस्टली पड़ती है इन कंपैरिजन टू
कॉपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि भाई ये मैंने क्या ले ली है, कॉपर वाली वायर ले ली, और तुमने कहा कि ले लेते हैं ये एल्यूमिनियम। ब्लैक वाली कौन सी है, एल्यूमिनियम वाली। तो तुमने कहा देखो सेम लेंथ है, सेम इसकी थिकनेस है, तो मैं एल्यूमिनियम ले जाता हूँ, मेरे लिए ये अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है, इसका नेचर डिफरेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है। समझ आई बात। तो जो एल्यूमिनियम है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो सिर्फ लेंथ और एरिया नहीं देखना हमें। ऐसे नहीं हम दो वायर लिया है और हम कह रहे हैं कि भाई इनकी लेंथ भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, नहीं। ठीक है, बात आई समझ में। तो हम क्या करेंगे, नेचर पे भी देखेंगे कि नेचर क्या है उस कंडक्टर का। तो हम बोल रहे हैं एलॉयज हैव हाई रेजिस्टेंस इन कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ये बात हमने समझा दी, जो एलॉयज होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है जनरली हाई होता है प्योर मेटल से। ठीक है, अब ये प्योर मेटल और एलॉयज क्या है, कुछ को तो समझ आ गए होंगे, कुछ को शायद ना पता हो। तो एलॉय क्या, देखो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है, जहाँ पे दो चीज अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, उसमें हम सेपरेशन ना कर सके। ठीक है, हम ये ना बता सके कि भाई यहाँ पे ये है और ये। जैसे कि सपोज करो तुमने वाटर लिया और उसमें तुमने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, उसको अच्छे से मिला दिया। ठीक है, अब तुम ये नहीं बता सकते वाटर में कि देखो यहाँ पे तो सॉल्ट है, यहाँ पे शुगर है, वो क्या है, मिल गया। तो ये मिक्सचर क्या है, होमोजेनियस है। एक मिक्सचर होता है हेट्रोजेनियस, जिसमें कि साफ साफ दिखाई देता है। तुमने वाटर लिया और उसमें ऑयल डाल दिया, तो ऑयल क्या है, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, डेंसिटी उसकी लो है, तो जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे तुम्हें दिखता है वो ऑयल, तुम कहते हो देखो ये एक ऑयल है, ये लाइन है, इससे ऊपर ऑयल है और इससे नीचे वाटर है, तो लाइन ऑफ सेपरेशन बन गई हेट्रोजीनियस में। तो एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कि हम दो या दो से ज्यादा मेटल लेते हैं, ठीक है, उनको मेल्ट करते हैं और आपस में मिला देते हैं, तो कुछ नया बन के आता है। यानी कि हम वहां पे बोल नहीं सकते कि भाई यहाँ पे ये वाला मेटल है और ये वाला हमें दिख रहा, नहीं। ठीक है, वो अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। क्यों कहते हैं ऐसा, हमने जब ये करना शुरू करा तो हमें ये मिला कि जो बन के आ रहा है ना नया, मानो हमने एक ये मेटल लिया, एक मेटल लिया, इनको दोनों को हमने मिला दिया, मेल्ट करके अच्छी तरीके से मिला दिया, तो जब हमारे पास नया आ रहा है जिसको अब हम क्या बोल रहे हैं, एलॉय। तो जो एलॉयज हमारे पास मिले उसमें हमें कुछ चीजें वो मिली जो हमारे ज्यादा यूज की थी। मानो हमने जब दो मेटल मिलाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, दोनों मेटल के कंपैरिजन में वो जो एलॉय मिला हमें वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रिजिड है, इजिली ब्रेकेबल नहीं है उन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ रहे हो, ब्रेक मतलब भाई तुम एक तरीके से उसको बैंड कर सकते हो, इस तरीके से समझो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो। या फिर कोई और प्रॉपर्टी मिली तुम्हें कि वो उसमें रस्ट नहीं आ रही, मोस्टली तुम्हें पता है जितनी मेटल है उन पे रस्ट आ जाती है। एलॉयज पे क्या है, एलॉयज हमें जो मिलते हैं वो उनपे रस्ट नहीं आती। क्लियर, तो उसमें हमें नई अलग अलग प्रॉपर्टी मिल जाती है जो हमको चाहिए, हमारे जो यूज के लिए चाहिए थी, तो वो क्या होता है, एलॉयज। तो जो एलॉयज है उनकी जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है इन कंपेयर टू प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स वो हैं जो हमें बाय नेचर मिले। ठीक है, समझ रहे हो, जो हमें नेचर में मिल गए, क्रस्ट में से मिल गए, हमने खोदा नीचे से और मेटलर्जी के प्रोसेस से हमें जो मेटल मिल गया, तो हमने बोल दिया कि वो एक प्योर मेटल है। और जहाँ पे हमने दो या दो से ज्यादा मेटल मिला दिए और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया, उसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो। नाइक्रोमिक एलॉय है, किसका एलॉय है, 80% तो इसमें मिला होता है, 80% तो इसमें मिला होता है निकल, और जी 20% इसमें होता है क्रोमियम। 20% क्या होता है, क्रोमियम बाय मास।
यानी कि अगर तुम 100 ग्राम ले रहे हो तो उसमें क्या करो, 80 ग्राम तो ले लो निकेल और 20 ग्राम क्रोमियम, और इन दोनों को मिक्स कर दो अच्छे से। मेल्ट करने के बाद तो जो तुम्हें एलॉय मिलेगा वो एलॉय हम बोलते हैं नाइक्रोम। तो यहाँ पे जो नाइक्रोम एलॉय है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर मेटल के कंपैरिजन में, कॉपर के हम वायर भी बना सकते हैं तो इसलिए यहाँ पे कॉपर वायर लिखा है, तो मेटल भी लिख सकते हो, 60 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो नाइक्रोम के अगर तुम वायर लेते हो तो उसका तुम्हें रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कितना ज्यादा, कॉपर वायर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 हमने देखे फैक्टर्स क्या क्या हैं रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ चेंज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। थिकनेस, थिकनेस अगर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा क्या है, नेचर। अलग अलग मेटल, अलग अलग एलॉयज, उनका जो रेजिस्टेंस है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट ही होगा। ठीक है, एक कॉपर वायर और एक नाइक्रोम वायर है या फिर एल्यूमिनियम वायर है, उनके तुम सेम लेंथ लो, सेम थिकनेस लो, लेकिन तब भी उनका क्या है, अलग ही रेजिस्टेंस आ रहा होगा क्योंकि उनकी नेचर अलग है। ठीक है, जैसे दो लोग तो पूरे आपस में एक जैसे नहीं हो सकते, तुम कहोगे नहीं ट्विंस तो होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। मानो बिल्कुल देखने में तुम्हें बिल्कुल सेम लग रही है, क्या उनका नेचर सेम होगा? ठीक है, तो चेंज ही होगा ना। इसी तरीके से दो लेंथ, सेम लेंथ और सेम थिकनेस के अगर कंडक्टर है, वायर है, और उनका नेचर डिफरेंट है तो उनका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। अलग अलग चीज के अगर वायर है वो, तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ तक लिखो, एक पॉइंट और है इसमें, फोर्थ। ठीक है, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, वो समझते हैं अभी। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? The resistance of all pure metals increases on increasing the temperature. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझाता हूँ अभी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 फैक्टर है। पहला क्या है, लेंथ। लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। थिकनेस, अगर थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं, वायर पहले पतली थी हमने थिक कर दी, या इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वायर थिक कर दी तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशन रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, क्या बोले हम, थिकनेस के। तो जब थिकनेस हमने बढ़ा दी वायर की तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस वहां पे कम हो जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वो समझा तुमने। अब आगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे हमने क्या समझा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझो। ये एक वायर है, इस वायर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की ही वजह से क्या हो रहा होगा, कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, करंट मिल रहा है हमें वायर में। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं, ऐसे समझो कि एक रूम में कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। ठीक है, और वो जो छोटे बच्चे हैं, सपोज करो उनकी हम एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देते हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो आपस में खेलना शुरू कर देंगे, झगड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे के को मारना शुरू कर देंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा मोशन में आ जाएंगे। समझ रहे हो, अगर उनकी एनर्जी हम इंक्रीज कर देंगे तो मोशन क्या हो जाएगा, उनका ज्यादा हो जाएगा, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे वो। क्लियर है, तो उससे क्या होगा, हिंड्रेंस आएगा। जहां वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डायरेक्शन तो उनकी वो ही रहेगी लेकिन वो इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो एक दूसरे का जो मोशन है
उसको क्या करना शुरू कर देंगे, उसमें हिंड्रेंस लाना शुरू कर देंगे, यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे समझते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसका, जब हम मानो एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन है, अब उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हुआ, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो अब इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर भागना शुरू कर देगा, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, और जब ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है। अब ओम्स लॉ पे हमने पढ़ा था, और मैंने तुम्हें बार बार बोला था याद रखना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना है, बच्चे भूल जाते हैं। तो ओम्स लॉ में ऐसा क्यों था, हमने टेम्परेचर की बात क्यों की थी, तो रीजन यही है, देखो हमने बोला था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, फिर मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमने क्या बोला, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ और एक कांस्टेंट वैल्यू डाल दो आर, ठीक है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए बोला था हमने, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना तो फिर तो आर भी चेंज होगा, और आर को हमने किसके प्लेस पे लिया है, कांस्टेंट बोल रहे हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट ही रखना है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब रहेगा, जब टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। फिर से समझो, कांस्टेंट वाली अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे समझो ये एक वायर है, ना तो इसकी लेंथ चेंज करी मैंने, ना एरिया, ना ही इसका नेचर। कॉपर की थी मानो तो कॉपर की है, थिकनेस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, ठीक है, सही है। टेम्परेचर भी यहाँ पे सेम है, जिस जगह पे जिस रूम में है ये, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या, रखे रखे नहीं होगा ना, तो रेजिस्टेंस क्या है, सेम है इसका, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके अलावा अगर, अब एक मिनट रुको समझाता हूँ, इसको अब हम यूज कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे भी तो सेम रेजिस्टेंस है, वहां से हटाए कहीं और यूज कर दिया, वहां पे भी सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, लेंथ भी हमने इतनी रखी, थिकनेस भी, और नेचर तो है इसका, हम कॉपर मान के चल रहे हैं, ठीक है। बात आ रही है यहाँ तक समझ। अब इसका रेजिस्टेंस चेंज सब होगा जब इन 4 में से, फैक्टर में से कोई एक चेंज हो जाए, तो रेजिस्टेंस इसलिए कांस्टेंट ही है जब तक ये 4 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर अपना रोल प्ले यहाँ पे ना करें। हम इसके साथ इसकी लेंथ या फिर थिकनेस, नेचर, टेम्परेचर, अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो फिर इसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, समझ रहे हो, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्लियर है। तो वहां पे हम उसको इसलिए कांस्टेंट बोल रहे थे, और इसलिए ही ओम्स लॉ की डेफिनेशन में आया था एक कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अभी आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है, इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी, इसको लिख लेना अच्छे से, याद कर लेना।